तो देखिए अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री वाउचर। कल हमने देखे थे कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। तो इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री वाउचर्स की हम बात करते हैं तो वास्तव में इन्वेंट्री वाउचर का नाम पहले से भी जान चुके हैं कि इन्वेंट्री का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यापार के अंदर स्टॉक बाइस स्टॉक, आइटम बाइस, मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर इत्यादि के हिसाब से यदि हम आइटमों को मैनेज करते हैं तो वह इन्वेंट्री की श्रेणी में आता है। मतलब अलग अलग प्रकार के आइटमों का लेखा जोखा करने की जब व्यवस्था रखी जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी कुछ वाउचर होते हैं, जैसे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए अकाउंट वाउचर होते हैं, वैसे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी इन्वेंट्री वाउचर होते हैं। कई जगह पर तो माल आएगा, माल जाएगा, बेचने की जगह पर क्या होता है, कच्चा माल आया, कच्चा माल चला गया, पक्का माल आया, पक्का माल चला गया, इस तरीके से होता है। कई जगह ऐसी कंपनियां हैं जैसे एक ही कंपनी की 10 ब्रांचेस होती हैं, तो वो क्या करती है, माल को इधर उधर से करती है, बेचती नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कैसे हिसाब किताब रखेंगे, तो उसके लिए हमें किसको पढ़ना होता है, इन्वेंट्री की जगह इसको इन्वेंट्री वाउचर्स को, किसको, इन्वेंट्री वाउचर। तो हम एक कंपनी बना लेते हैं जिससे हमारे हिसाब किताब गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन्वेंट्री वाउचर को समझने के लिए हम इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात स्टॉक जनरल से होती है। किससे होती है, स्टॉक जनरल वाउचर। क्या नाम लिखा है, स्टॉक। स्टॉक जनरल वाउचर का मतलब होता है कि स्टॉक जनरल वाउचर का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टॉक आपने रखा है उसका मैनेजमेंट करना, जितना भी माल आया गया है उसका हिसाब किताब रखने के लिए जिस बुक का यूज किया जा रहा है वह स्टॉक पंजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हर कंपनी के अंदर, हर व्यवसाय के अंदर, हर स्कूल कॉलेज के अंदर स्टॉक पंजी मिल जाएगी। अब स्टॉक पंजी में स्कूल क्या करता होगा, स्टॉक रखता होगा कि कितनी चेयर है, कितनी कुर्सी है, कितना, जो सब कुछ मैनेज करता होगा कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो इसको बोला गया स्टॉक पंजी। तो इस तरीके से हम स्टॉक पंजी मैनेज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे अब लिखा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, स्टॉक, उस वाउचर का नाम लिखा है, इसकी भी एक बनावट देख लो, वाउचर का नाम स्टॉक जनरल लिखा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आए डेट, फिर रेफरेंस, यहाँ बीचों बीच लिखा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मतलब लिखा है सामग्री का हस्तांतरण करना, राइट, क्लियर हुआ। अब यहां लिखा है कंजप्शन। क्या लिखा है, यहां से क्या होनी है, आपकी खपत क्या होनी है, मतलब यहां से माल ट्रांसफर होके जाएगा दूसरी जगह और यहां से माल आएगा, राइट। लिखा है डेस्टिनेशन माने प्रोडक्शन। क्या लिखा है, प्रोडक्शन, राइट। तो आपका उत्पादन यहीं से होना है, मतलब आवक यहां होगी। तो दो चीजें क्लियर हो गई। यहां पर हमारे स्टॉक जो रजिस्टर होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। कहां बांटा गया है, कंजप्शन और प्रोडक्शन, राइट, या हम कहें सोर्स और डेस्टिनेशन, राइट, डेस्टिनेशन और सोर्स। तो यहां पर हम दो प्रकार के चीजों को हमने सेम कॉलम में डिवाइड किया है। क्या लिखा है, आइटम, नेम ऑफ आइटम, फिर लिखा है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। 4 कॉलम हमने यहाँ डिसाइड किए हैं और 4 कॉलम आगे के उसमें, क्योंकि वही चीज यहाँ रहेगी, वही चीज यहाँ रहेगी। अब हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास माल आता है, क्या होता है, माल आता है, तो जैसे हमने मान लो अभी हमारे पास कुछ नहीं था, हमने कंप्यूटर बनाया। क्या बनाया, नक्श नंबर में दे दिया, नंबर पूरा लिख दोगे इस तरीके से। लो, अल्ट सी किया, नंबर, ओके, राइट। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या कर दिया, आइटम को बना लिया। और अब देखिए क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1000 कंप्यूटर, रेट इसका क्या है, 20,000 रुपये, और अमाउंट ऑटोमेटिक निकल आया। और ये आपका स्टॉक 1000 कंप्यूटरों की एंट्री आपकी स्टॉक में हो गई, राइट। कितना हो गया स्टॉक, मतलब आपके अंदर टैली के अंदर कितने कंप्यूटर आ गए। यदि आप स्टॉक समरी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी।
मतलब स्टॉक आपका हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1000 क्वांटिटी में 20,000 टोटल 1000 नग यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ना, 20 करोड़ के लगभग दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर आ गया ना, कोई प्रॉब्लम? अब क्या होता है इसका उल्टा, जब भी हम इन्वेंट्री वाउचर्स की फिर से हम पुनः बात करते हैं कि माल का ये तो उत्पादन हो गया, मान लो तुम्हारे पास माल आ गया, माल परचेसिंग टाइप का हो गया, लेकिन अब सेल आउट मानी सोर्स क्या है, कहाँ जाएगा, और मतलब हम कह सकते हैं कंजप्शन, खपत क्या है। तो आपको खपत दिखाने के लिए यहाँ पर जैसे कंप्यूटर की क्लिक किया, यहाँ पर हमने मान लो 500 आइटम हमने दूसरी जगह पर भेज दिए, रेट भी वही हो सकता है या ज्यादा, सेम कंपनी है तो रेट चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं है, और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पर जो स्टॉक समरी है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और यदि आपको सो प्रॉफिट या लाभ देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्या हुआ बता रहा ना, इतने का था और इतने का बचा, क्लोजिंग बैलेंस इतना, क्लियर हुआ? बन जाएगा मतलब स्टॉक जनरल रजिस्टर में केवल 2 ही प्रकार की एंट्रियां होती है, माल की आवक और माल की जावक। ठीक है, कितना माल आया, कितना माल गया, कितने रुपए का और कितने रुपए का गया, बस इसके अलावा कोई एंट्री स्टॉक जनरल रजिस्टर में होती नहीं है। पहला हमारा वाउचर, क्लियर? तो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इस वाउचर को सामने लाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, यहां पर लिखा होगा स्टॉक जनरल, चलिए ये लिखा अल्ट के साथ FCB, स्टॉक जनरल वाउचर्स को सामने लाने के लिए हम फंक्शन की के साथ अल्ट की के साथ फंक्शन की F7 प्रेस करते, जिससे हमारे सामने स्टॉक जनरल वाउचर डिस्प्ले हो जाता है। इस वाउचर में हम माल के हस्तांतरण और प्राप्तियों का लेखा या एक स्थान से दूसरे स्थान पर या हमारे यहाँ आवक और जावक की एंट्री करते हैं। तो इस स्टॉक जनरल वाउचर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है, या ऊपर लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, फिर नीचे लिखा जा सकता है सोर्स, या लिखा जा सकता है कंजप्शन, या यहाँ लिखा जा सकता है डेस्टिनेशन, या लिखा जा सकता है प्रोडक्शन, राइट। फिर नीचे लाइन डाल के इनको 4 कॉलमों में 4 कॉलमों में डिवाइडेशन किया जा सकता है। नेम ऑफ आइटम, फिर लिखा है क्वांटिटी, फिर रेट, फिर अमाउंट। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और नीचे खाली छोड़ के आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टॉक जनरल वाउचर्स को बता सकते हैं। नीचे लिख सकते हो कि जहां सोर्स लिखा रहता है, सोर्स या कंजप्शन लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम जब किसी कंपनी हमारे यहाँ से किसी दूसरी कंपनी को माल का ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं। जैसे राम XYZ कंपनी को हमें इतना माल ट्रांसफर करना, तो उसकी एंट्री इस प्रकार से करेंगे, ये भी बता देंगे। और दूसरा, हम डेस्टिनेशन या प्रोडक्शन वाले भाग में हम जब माल हमारे पास किसी कंपनी से आता है तो उसकी एंट्री को हम इस प्रकार से करेंगे। इस तरीके से हम स्टॉक जनरल को क्लियर करा देंगे। अब आया फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में क्या होता है, अब ये ज्यादातर मेडिकल लाइन में इसका होता है। हालांकि फिजिकल सबको रखना चाहिए कि कब तक जीवित रहेगा। अरे भाई, तुम्हारी सेहत के बारे में जानने का सबको अधिकार है। जो भी तुमने आइटम खरीदे उसकी कब तक है वैलिडिटी है, ये हमें पता रखना अनिवार्य है। तो 10 साल के बाद ये खराब हो जाएगा, मतलब उसके पहले हम रिपेयर कर लेंगे। तो ये फिजिकल रजिस्टर आपकी मदद करता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को बताने के लिए। कौन सा बैच नंबर है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं होता है, सीधा कितनी क्वांटिटी का माल था और कितना कैसा क्या है, ये आपको फिजिकल रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। जैसे मान लो हमने लिखा कंप्यूटर, अब चूंकि कंप्यूटर में ना तो बैच नंबर था ना लॉट नंबर था, इसीलिए यहां से डायरेक्ट क्वांटिटी पे पहुंच गया, तो आप एंट्री कर सकते हो, तो इसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन इसका उपयोग तब करना चाहिए जब आप क्या करने वाले हैं, बैच नंबर और लॉट नंबर भी डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं, तो उस समय जब हम करेंगे तो गारंटी है कि इसका हमें फायदा मिलेगा।
ओके, तो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी आइटम जब भी हम बनाते हैं, जैसे हमने स्टॉक आइटम पे गए, क्रिएट किया, हमने प्रिंटर बना दिया। मान लो ऐसा होता तो नहीं है कि प्रिंटर एक्सपायर हो जाए, तो लेकिन हम सीख रहे हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए हमने तीनों पे यस कर दिया, बैच नंबर, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके बाद जब भी हम इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर जाते हैं और प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर की लॉट नंबर 100, नंबर, अप्रैल, एक्सपायरी डेट 31/3 कर दिया और क्वांटिटी हमने 100 ले लिया, एंड ऑफ लिस्ट। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक एंट्री हमारी इस क्लियर हो गई। क्लियर बन जाएगा। तो जब भी हमें इस प्रिंटर के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना है तो हम सिंपल रूप से कर सकते हैं। कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रिंटर यूज करना है। अब लॉट नंबर कौन सा देखना है आप देख लीजिए। तो बता दिया 1 अप्रैल 2009 में बना हुआ था और 31 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी डेट है, लॉट नंबर, बैच नंबर 100 है। तो ऐसी डिटेल प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिजिकल स्टॉक। इसका फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। तो इसमें आप अपनी भाषा में दिमाग में रखेंगे। इस वाउचर को सामने लाने के लिए हम कंट्रोल के अल्ट के साथ F10 की प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? अल्ट के साथ F10 की प्रेस करते हैं, जिससे हमारे सामने फिजिकल स्टॉक रजिस्टर डिस्प्ले हो जाता है और एक साइड डेट रहती है, फिर लिखा रहता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, फिर नाम ही उसका क्या लिखा देखो, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। फिर यहाँ से नेम ऑफ आइटम, बैच लॉट नंबर, मैन्यू MGF, DD और एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, अमाउंट। तो हम कोई भी आइटम को इस के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर तब एक्टिवेट होते हैं जब हम क्या करेंगे? जब परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को एक्टिव करेंगे। तो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर वाउचर को यदि हम लाना चाहते हैं तो फंक्शन की हमें F11 प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे? यस का निर्धारण कर देंगे। क्या कर देंगे? तो जैसे हम यस करेंगे तो वहां पर परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर भी ओपन हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का इन्वेंट्री वाउचर है, जहां पर इसमें एंट्री करने से वहां उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक परचेज में एंट्री नहीं करोगे तो इस परचेज ऑर्डर का कुछ नहीं। इसका तो केवल इतना है कि एक पत्र लिखा गया है कि इतना माल हमें भेज दीजिए। आपके पास पत्र आया है कि इतना माल हम हमारे पास भेज दीजिए। आपने किसी दूसरे को लिखा है, आपको किसी दूसरे ने लिखा है। तो इस तरीके से पत्राचार हो गया, यहाँ से यहाँ हो। तो हमारे पास आया तो सेल्स ऑर्डर और यहां से गया तो परचेस ऑर्डर, राइट। तो उसको तैयार करने के लिए जैसे हम इस पे जाते हैं, तो जैसे परचेस में एंट्री करते थे, किस व्यापारी का नाम, उस व्यापारी का नाम लिखा जाएगा। सन्डरी, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, परचेस है तो भैया क्रेडिटर्स रहेगा ही, जी हमें याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आ गया ऑर्डर नंबर 1 और परचेस भी लिखना जरूरी होता है भाई। फिर परचेस को परचेस में डाल देंगे। हाँ ओके जी, आ गया 100 नंबर लॉट। कौन सा? जी आ गया ना। हमने प्रिंटर क्या खरीद लिया, चलो क्वांटिटी 1000, लो आ गया ना। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। क्लियर बन जाएगा। और इसी तरीके से जबकि इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा है अभी, कहां पर? स्टॉक समरी पर क्या इफेक्ट पड़ा है? प्रिंटर क्या डाला है? क्वांटिटी फिजिकल स्टॉक में बस 100 दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है? फिजिकल स्टॉक में, क्योंकि डाला था और बाकी कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कब तक नहीं होगा? जब तक आप परचेज में एंट्री नहीं कर देंगे। इसी तरीके से सेल्स ऑर्डर होता है। सेल्स ऑर्डर भी एक प्रकार का सेल्स वाउचर होता है। फर्क इतना होता है कि इसका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग वाउचर पर नहीं पड़ता है। ये केवल हमारे द्वारा जो हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ है, लेकिन माल अभी तक भेजा नहीं गया है, बेचा नहीं गया है, केवल उसका ऑर्डर प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है सेल्स ऑर्डर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे गगन को दे दिया, गगन ने हमें भेजा है सन्डरी
डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेटर्स। और इस तरीके से हमने लिख दिया सेल्स। क्या लिख दिया? सेल्स। सेल्स यहाँ पर प्रिंटर। क्या कर दिया? प्रिंटर। ये लिखा 100 नंबर का लॉट है और 500 रुपये का हमारा नेगेटिव स्टॉक अभी आया नहीं है, चलो जाने दो। ओके, इस तरीके से ऑर्डर हो गया। राइट, क्लियर? तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था तुम्हारा कौन सा? सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर। अब आता है कौन सा? रिजेक्ट इन, रिजेक्ट आउट। कई बार होता है जो रिजेक्ट किया जाता है, तुम्हारे पास आ जाता, तुमने माल बेचा, कोई नहीं कहती ये हमारा काम ही कर रही है, तो रिजेक्ट इन। तुम्हारे पास से आया, तुमने वापस कर दिया, रिजेक्ट, खराब ही माल। कर वापसी और इसमें अंतर है, माल ही खराब है, रिजेक्ट हो गया, दिया नहीं माना, खत्म हो गया वो, तो रिजेक्ट, एक्सपायरी डेट। तो उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कहां जाना पड़ेगा? ये लिखा है डिलीवरी नोट के लिए भी यस और रिजेक्ट के लिए भी यस, तब जाके हमारे ये वाउचर्स ओपन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए, रिजेक्ट इन और रिजेक्ट आउट। राइट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या लीजर, फिर यहाँ पर कस्टमर का नाम, आइटम का नाम, कितनी क्वांटिटी आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन मान तुम्हारे पास आ रही हो, कितनी दूसरे के पास जा रही है, तो वो घाटा आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और यहाँ पर अलग अलग वाउचर्स में भी दिखा सकते हो, रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट। क्या लिखा है? डिलीवरी नोट मतलब कई बार माल हमें डिलीवर होता है तो उसके बाद नोट लिखा जाता है, इतना इतना माल हमें प्राप्त हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपकी जो डिलीवरी हुई है, माल बेचा गया है, आपके पास माल आया, आपने खरीदा, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? उसका डिलीवरी नोट लिखेंगे, कि जो भी रिसिप्ट नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप अपनी भाषा में यहाँ पर रिसिप्ट नोट लिखेंगे, क्योंकि आपने माल खरीदा तो आपके पास आया, तो उसमें वेरीफाई करके लिखेंगे भैया जे माल हमने आपने भेजा था उसमें मिलान करके जे माल प्राप्त हुआ है और इतनी रेट से आप बना के भेज देंगे। ठीक है, तो ये केवल हिसाब किताब को मैनेज करने के लिए होता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए। अब क्योंकि बड़े बड़ा व्यवसाय में ये सब होता है, पत्राचार चलता है, उन्होंने कहा तुमने भेजा, हमने भेजा, उन्होंने बिल लगाया, कहीं इतना माल प्राप्त हुआ, इतना और भेजना है, इतना बाकी डिलीवरी तुमने किसी को बेचा, उसने कहा नहीं इतना इतना माल अभी डिलीवरी नहीं हुआ है, तो डिलीवरी नोट वहां से आएगा जब तुम माल भेजोगे। माल रिसिप्ट नोट तब लिखना है जब आपके पास माल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन को समझा सकते हैं? हम स्टॉक इन्वेंट्री वाउचर को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, अब इस तरीके से हम